गुड इवनिंग फ्रेंड्स। शाम के बज चुके हैं 8 और सेट नंबर 27 लेकर आ चुका हूं आपके सामने। सुबह हमने कराया आपको सेट नंबर 26 और अब करा रहे हैं सेट नंबर 27 सेंटेंस सेट है आपका सीजल का प्री टेस्ट 2017 में हुआ हुआ। जिनके पास बुक है वो बुक खोल के बैठ जाए, जिनके पास बुक नहीं है वो मेरे साथ देखते रहे और आगे बढ़ते रहे फटाफट फटाफट साथ साथ। पहला सेंटेंस, लिटिल नॉलेज ऑफ प्लेइंग वॉलीबॉल दैट शी पोसेस्ड प्रूव्ड टू बी हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ इनॉग्रल मैच। देखिए लिटिल यहाँ पे नहीं आएगा। एक फंक्शन आपने पढ़ा होगा ग्रामर का, मैंने भी वैसे तो पढ़ा चुका हूँ, तो खैर आप मेरे स्टूडेंट हो चुके हैं पूरी तरह से कह सकता हूँ, क्योंकि आपको मुझसे जुड़े हुए काफ़ी समय हो चुका है। ये आकार अकादमी हमारी है भैया, कोट रोड पे सेंटर था हमारा ये आकार अकादमी। ये लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ये तीन फंक्शन होते हैं। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, यस। अ लिटिल मतलब थोड़ा बहुत, और द लिटिल मतलब जो बचा सब कुछ, जो बचा सब कुछ, यस। ये आपके कुछ टर्म है आपके लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल को लेकर के। लिटिल मतलब ना के बराबर, नेगेटिव सेंस देता है। अ लिटिल मतलब थोड़ा बहुत, द लिटिल मतलब जो बचा सब कुछ, और तीनों के तीनों अनकाउंटेबल के लिए आएंगे। यहाँ पर कह रहा है कि लिटिल नॉलेज, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर नॉलेज नहीं, उसको जो है फायदेमंद हुई जब इनॉग्रेट हुआ मैच का। तो ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ पे अ लिटिल लगाएं या फिर द लिटिल, जो भी एक लगाएं, लेकिन यहाँ पे लिटिल नहीं आएगा। दूसरी बात, एक ट्रिक है, ट्रिक नहीं कहूँगा इसको मैं, ये एक्सपीरियंस पे आधारित मेरा एक मेथड है, मैंने कई बार इसको अप्लाई किया है। ये चार वर्ड है मेरे पास में, लिटिल, फ्यू, ले और लाई। ये एक्सपीरियंस पर आधारित बता रहा हूँ मैं, इसका किसी रूल से कोई लेना देना नहीं है। मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट सोल्व किए तो ये मेरे सामने आया रूल कि जब भी किसी सेंटेंस में आपको इन चारों में से कोई भी एक वर्ड मिल जाए, जब भी, तो गलती हमेशा इसी वाले पार्ट में होगी। बस ये ध्यान रखें आप, हमेशा गलती इसी पार्ट में होगी जब भी इन चारों में से कोई भी एक वर्ड आपको मिल जाए, ये ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पे लिटिल, फ्यू, ले, लाई में से किसी एक पार्ट में मिस्टेक होगी हमेशा। ये श्योर रहा है हमेशा, कभी ये फॉर्मूला फेल नहीं हुआ है, कभी भी फेल नहीं हुआ है आज तक मेरे सामने, तो कभी घुमा नहीं है। एक दो एग्जाम्पल आप बताइएगा मुझे जहाँ फेल हो जाएगी। I had not completed my English homework, so I thought I was done with when the teacher asked me to hand it in. I had not completed my English homework, so I thought I was done with के साथ हमेशा कोई पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कोई व्यक्तिवाचक प्रोनाउन होना चाहिए। यहाँ पे डन के साथ विद ना लगा के आप डन के साथ फोर लगाइए। डन के साथ फोर लगाने का मीनिंग बदल जाएगा। डन के साथ फोर का मतलब हो जाएगा असफल या बर्बाद हो जाना, खत्म हो जाना। तो आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई इंग्लिश होमवर्क, सो आई थॉट आई वॉज डन फॉर व्हेन द टीचर आस्क्ड मी टू हैंड इट इन। यहाँ पर डन के साथ फोर आएगा। हालांकि ये फिक्स प्रपोजिशन भी कह सकते हैं आप इसको, और फ्रेजल वर्ब डिपेंड भी क्वेश्चन कर सकते हैं इसको आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड कह रहा है, कैथ हैज डैश विद अ फेलियर इन इंग्लिश एग्जामिनेशन थ्राइस। थ्राइस मतलब 3 बार। अब ये तो बात कंफर्म है कि यहाँ पे हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आनी है, बिल्कुल कंफर्म है, यस। लेकिन आएगी कौन सी? तीनों ही तो थर्ड फॉर्म है, कट, गॉन, गॉट, मैट। असफल होने के लिए बोलते हैं मीट द फेलियर, इडियम है ये, मीट द फेलियर, असफल हो जाना, याद रखें आप भी। कैथ हैज मैट विद अ फेलियर इन इंग्लिश एग्जामिनेशन थ्राइस, ऐसे मैट विद अ फेलियर मतलब असफल हो जाना, निराश हो जाना, फेल हो जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैट। हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आया करती है, मीट फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म मैट, थर्ड फॉर्म भी मैट। एक फिल्म भी आई थी शाहिद कपूर, करीना कपूर की, जब भी मैट, मौजा ही मौजा, आपने गाना सुना होगा उस फिल्म का, यस। अगला सेंटेंस है आपका, द मैनेजर वॉज डैश एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट। अब यहाँ पे ये है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब डिपेंड है पूरा प्रोग्राम। तो यहाँ देखते हैं क्या इसका आंसर हो सकता है। पहले तो आपको इन सभी फ्रेजल वर्ब के मीनिंग पता होना चाहिए। पहला है आपका कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है किसी से जवाब मांगना या फिर मांग करना। अक्सर ये पैसों के लिए लगता है, पैसों की मांग करना या जवाब मांगना। अगला है कॉल
ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है स्थगित कर देना, टाल देना किसी काम को। अगला है आपका कॉल टू, किसी को मिलने जाना। कॉल ऑफ मतलब रिमाइंड करना, याद करना, किसी चीज़ को कॉल ऑफ करना। तो यहाँ पे हो जाएगा द मैनेजर वॉज कॉल्ड फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट। उसको बुलाया गया है क्या करने के लिए? जवाब मांगने के लिए। क्या करने के लिए? जवाब मांगने के लिए उसको बुलाया गया है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कॉल फॉर। मैं कुछ ज़्यादा स्पीड से तो ये चला रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ हो रही है। मुझे मेरे कोचिंग में बोलते हैं बच्चे कि सर आप थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं। क्या करूँ, मेरे को काम भी बहुत सारे हैं, जल्दी बहुत सारी, यानी कि सेट देखिए आप, इतने सारे सेट है, भिन्नता सेट अभी बचे हुए हैं, यानी कि यार 60 के आसपास सेट है, अभी 27 पे चल रहे हैं, 40 प्लस सेट बच रहे हैं। और अगर बीच में मान लीजिए भगवान ने अगर कुछ भी ऐसा हो गया मेरे साथ में, मतलब मेरा मन नहीं करा आपके परफॉर्मेंस को देख करके, रुक गया बीच में, तो ये रुक ही जाएगा प्रोग्राम फिर। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ना रुकूँ ना रुकूँ। आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था वीडियो बनाने का, सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, मैं बहुत जी कटा करके बैठा हूँ आज। बाकी देखो कब तक चलता है प्रोग्राम, ईश्वर की कृपा से। सेंटेंस वर्ड नंबर 5 है एलोकेंट। एलोकेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बोलने में हो एक्सपर्ट, बोलने में कुशल, एक्सपर्ट बिल्कुल बोलने में, जैसे अपना कपिल शर्मा जी, इस सामने वाले को मौका नहीं देता। तो फ्लुएंट। इग्नोरेंट मतलब ध्यान न देने वाला। रूड मतलब असभ्य। सिग्निफिकेंट मतलब शानदार। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लुएंट, बोलने में। फ्लो इंग्लिश बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं फ्लुएंट इंग्लिश, इस तरह से। अगला वर्ड है नेफ्रियस। नेफ्रियस का मतलब होता है आपका दुष्टता भरा। ऐसा लग रहा है जैसे कि पहले वाली वोकेबलरी आ गई हो पूरी की पूरी। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है सेम वही वोकेबलरी हो। नेफ्रियस मतलब दुष्टता भरा। ऑप्शन आपके पास में इनक्यूस्टस दुष्टता भरा, पर्पसफुल उद्देश्यपूर्ण, सस्पिशियस संदेहात्मक, वर्चुअस यानी कि वर्चू बना है गुणों से भरपूर। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इनक्विजिटर्स, यानी कि इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है आपका एंटोनियम्स, यानी कि आपको बताने हैं इस वर्ड के एंटोनियम्स, यानी कि अपोजिट मीनिंग क्या होंगे। पहला वर्ड है एनस्कोन्स। एनस्कोन एनस्कोन्स का मतलब होता है छुपा लेना या किसी चीज़ को ढक लेना। इस्टेब्लिश मतलब खड़ा करना, किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करना। इम्पुडेंस उदंडता। रिक्वेस्ट प्रार्थना। अनवेल मतलब पर्दा हटाना। वेल मतलब होता है पर्दा करना, जो लंबा लंबा पर्दा करती हैं औरतें उसको बोलते हैं वेल। अनवेल मतलब पर्दा हटाना। वेल मतलब पर्दा करना, अन मतलब नेगेटिव, पर्दा हटाना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, किसी को सामने लाना। अगला है लुग्बीरियस। लुग्बीरियस ये एक नया वर्ड है आपके लिए। यस, इसका मतलब होता है शोक से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ, कलम से भद्दा गंदा। कलम से याद रख लो कि मेरी कलम से बहुत गंदा लिखा जा रहा है, इससे रख लीजिए। अगला ऑप्शन है आपका ल्यूसिड, अर्थ में स्पष्ट, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, सिनिस्टर। सिनिस्टर बोलते हैं अशुभ या डरावने को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि ये हो जाएगा आपका बहुत शोक से भरा हुआ, दुखी उदास कह सकते हैं। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, एक उम्मीद की किरण जिसको नजर आ रही हो, उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। एंड इन फिएस्को, यानी कि जैसे कि सभी को मरना है और मरने के बाद हमारा दाह संस्कार किया जाता है हिंदू रीति रिवाज में। तो धुएं में सब कुछ मल जाता है, उड़ जाता है सब कुछ। तो एंड इन फिएस्को मतलब धुआं धुआं हो जाना, यानी कि अंत में कुछ हासिल ना हो पाना, कोई परिणाम ना निकल पाना। अ कंप्लीट फेलियर। अ कंप्लीट फेलियर, कोई रिजल्ट या कोई परिणाम सामने ना आना। सो वाइल्ड ओट्स। सो मतलब बोना, वाइल्ड मतलब जंगली, ओट्स मतलब जौ, यानी कि बेकार की चीज़ में अपना समय व्यर्थ करना। बेकार की चीज़ में अपना समय व्यर्थ करना। टू मेक समवन फूल, किसी को बेवकूफ़ बनाना। टू मेक स्पेस टू रोड, जगह बनाना। टू टेक रिवेंज, बदला लेना। टू वेस्ट टाइम बाय डूइंग फुलिश थिंग। जी, इसका आंसर हो जाएगा डी, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। इससे बाहर निकालना भी सीखेंगे और ग्रामर का भी इस्तेमाल आप पूरा ढंग से करेंगे। सेंटेंस नंबर आपका 11 कह रहा है कि he has painted that picture so often that he can do it with his eyes closed. He has painted that picture so often that he can do it with his eyes closed, यानी कि अपनी आंखें बंद करके भी वो इस काम को कर सकता है। देखिए आंखें बंद करने की बात हो रही है, तो अगर मैं बात करूँ आंखें खोलने की, तो मीनिंग बदल जाएगा पूरा। किसी भी सेंटेंस में आप कुछ उन वर्डों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि सेंटेंस का मीनिंग ना बदले, भाव ना बदले। इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। 12th क्लास में जब आप रहे होंगे तो आपने पढ़ा होगा
ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांस मतलब आर पार, फॉर्म मतलब रूप, एशन मतलब उसको नाउन बनाने के लिए किसी बात का रूप बदल जाए लेकिन उसका मीनिंग ना बदले। जैसे कि हमने कहा कि हम बहुत अच्छे अंग्रेजी पढ़ाते हैं, इसका मतलब और सब बेकार पढ़ाते हैं। मैं सदा सत्य बोलता हूँ, मैं सदा सत्य बोलता हूँ। अगर मैं इससे आपको कहूँ कि इसका 2 सेंटेंस बनाइए तो आप बना सकते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सेंटेंस का सिर्फ रूप बदले, सेंटेंस का मीनिंग ना बदले। उन्हीं में से इसका एक रूप होता है एक्टिव पैसिव, इसी का पार्ट है। यस, इंटरचेंज द सेंटेंस, आपने पढ़ा होगा सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना, नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाना, उस तरह से। और इसी का पार्ट है आपका रिमूव टू ऐड टू, ये भी पढ़ा होगा आपने 12th में जब आप रहे होंगे। रिमूव टू ऐड टू मीनिंग चेंज नहीं करते थे, बस सेंटेंस को बदलते थे खाली। यस, सी इज टू वीक टू वॉक, सी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक, सेंटेंस को इस तरह ठीक किया जाता था। तो इसी को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ तो होने से रहा आर्म्स फुल, खुली बाहें, आंखें बंद के लिए खुली बाहें नहीं होने से रहा। माइंड ब्लैंक, माइंड का ब्लैंक हो जाना, तो ये भी होने से रहा, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट, कोई इसका आंसर नहीं हो सकता फिलहाल। 11 का डी, ग्रामर डिपेंड नहीं था, वोकैबुलरी डिपेंड था, इसलिए मैंने इसको ग्रामर के वे में नहीं समझाया। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, सेंटेंस नंबर 12, वो है आपका ग्रामर डिपेंड। कंडीशन सेंटेंस का फॉर्मूला आएगा, क्या रखा, इफ़ यू टॉक टू हर नाइसली शी विल प्रोबेबली अलो यू हर नोट्स। अगर आप उससे पोलाइटली बात करेंगे तो वो आपको अपने नोट्स जरूर देगी। इफ़ यू टॉक टू हर नाइसली, इफ़ के बाद वाले पार्ट में आइए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो अगले पार्ट में अभी आइए विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही तो फॉर्मूला है। यानी कि इफ़ वाले पार्ट में अगर हो प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो नेक्स्ट पार्ट भी होता है आपका इंडेफिनिट में, इसको प्रेजेंट में रखता हूँ ना, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म में, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि मैंने इसको प्रेजेंट ही माना हुआ है, पास्ट में रखता हूँ मैं वुड को, इस तरह से। तो इफ़ यू टॉक टू हर नाइसली शी विल प्रोबेबली अलो यू हर नोट्स, अरे मतलब ही नहीं बनेगा वहाँ पे, शी विल प्रोबेबली अलो यू, अलो दैट यू हैव, अलो दैट यू हैव, मेरे राय में इसका आंसर ये हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फिर मुझे मीनिंग में गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर दैट आ जाएगा, दैट कंजक्शन का काम कर जाएगा, और कंजक्शन के बाद फिर मुझे वर्ब चाहिएगी। यहाँ पे हैव खैर वर्ब का काम कर सकती है। चलो देखते हैं आगे ऑप्शन, लेट यू हैव, लेट यू टू हैव, शी विल प्रोबेबली लेट यू टू हैव हर नोट्स, बिल्कुल बस ये ठीक रहेगा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर यहाँ पे एलो यू टू हैव होता तो भी फिट होता, एलो यू टू हैव होता तो भी ठीक होता, लेकिन यहाँ पे है नहीं, इसलिए आप लेट यू टू हैव लगा सकते हैं। लेट का मतलब भी होता है आगे देना, और एलो का मतलब भी होता है देना। तो लेट का मतलब होता है दो या देना। इफ़ यू टॉक हर नाइसली सी विल प्रोबेबली लेट यू टू हैव हर नोट्स, यानी कि वो आपको अपने नोट्स देगी या दे सकती है। अगला है आपका वन वर्ड, इजिली डप और फूल, एक ऐसा व्यक्ति जिसको आराम से बेवकूफ़ बनाया जा सके, बाय गॉड कट्टर, गलेबल जिसको इजी मूव बनाया जा सके, रिडिक्यूल उपहास या हंसी, और वनरेबल पूज्य या आदरणीय, तो इसका आंसर हो जाएगा गलिएबल। अटोनमेंट फॉर वंस सिंस, अटोनमेंट बोलते हैं पश्चाताप को, सिंस बोलते हैं पाप को, अपने पाप के लिए पश्चाताप, इलाइट श्रेष्ठ वर्ग के लोगों का समूह, इग्नोरेमस अज्ञानी, इनसेंडारी अग्निबम, रिपेंटेंस पछतावा या पश्चाताप, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, पहले का बी और दूसरे का डी, वन वर्ड के दोनों का आंसर ये रहे। चलते हैं आपके अगले प्रोग्राम पे, जो कि है आपका इनकरेक्ट स्पेल्ड, यानी कि इन चार में से कोई एक वर्ड ऐसा है जो कि है इनकरेक्ट। आपको उस इनकरेक्ट वर्ड को छांटना है और आपको अपना आंसर बताना है। पहला वर्ड है आपका यूजेबल, तो ठीक है, कुछ ज़्यादा बड़ी स्पेलिंग ही नहीं है। उससे अगला वर्ड है आपका डिफेंस, डिफेंस DEFENCE, मुझे यहाँ पे भी गड़बड़ लग रही है डिफेंस की स्पेलिंग में, शायद मुझे गड़बड़, डिफेंस में सी आता है या एस। अभी देखते हैं इन्वेंटर, तो ये तो ठीक है, और एनुअल ANNUAL, और यहाँ भी मुझे गड़बड़ लग रही है, मुझे ये तो खैर कंफर्म है, डी तो कंफर्म बोलते हैं, बाकी डिफेंस भी मुझे गड़बड़ लग रही है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि डिफेंस के आखिर में यहाँ पे मुझे ये जो गड़बड़ लग रही है वो देख लीजिएगा आप, DEFENCE, मुझे ये लग रहा है, ऐसा नहीं आएगा। अगर ऐसा है तो फिर दोनों गलत हैं, एनुअल तो पक्का गलत है, उसको चेक कर लीजिएगा।
अगला है चेंजेबल, पहले चेंज देखा CHANGE और फिर उसको बना दिया एबल, चेंजेबल, ठीक है। इन ईडेबल, ट्रेसेबल, TRACE, यहाँ होना चाहिए था ट्रेस आएगा पहले, ट्रेस पूरा आएगा फिर एबल, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ट्रेसेबल। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस अगला है आपका PQRS का, ऑप्शन है QQSS, यानी कि ना P ना R, तो Q या फिर S, दोनों में से कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो सकता है। क्यों पढ़ेंगे? लॉ ऑफ नेचर आर नॉट कमांड्स बट स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स। द यूज ऑफ द वर्ड लॉ इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज रेदर अनफॉर्चुनेट, यानी कि इस वर्ड का जो यूज हुआ है लॉ का, यानी कि लॉ का इससे पहले यूज हो चुका होगा तभी तो उसने कहा, यानी कि ऐसे स्टार्ट नहीं होगा। ये दोनों रेस से बाहर, रेस में शामिल हो गया आपके क्यों क्यों। यस, यही तरीका है, बाहर निकाल दीजिए। 50% पे आ गया, आप लोग KBC खेल रहे हैं तो सोचिए आप 50-50 पे आ गया। अब आप लोग लेट स्टार्ट होगा क्या उसे, लॉ ऑफ नेचर आर नॉट कमांड्स बट स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स। अब क्या के बाद एस तो आना ही आना है। द यूज ऑफ द वर्ड लॉ इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज रेदर अनफॉर्चुनेट, इज रेदर अनफॉर्चुनेट। अब उसके बाद देखना है अब आर, दिस वुड डू away with elementary fallacy that a law implies a law given. It would be better to speak of uniformity, पता नहीं क्या है, फॉर्मेटिज ऑफ नेचर्स, क्लियर नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। यहाँ मुझे आंसर तो पता चल चुका है। पहले तो आएगा आपका क्यू, फिर आएगा आपका एस, उसके बाद आप आर का इस्तेमाल करेंगे, तब आपका आखिरी में पी आएगा। यस, ये ध्यान रखें आप। ये इट जो है लॉ के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे पी सबसे लास्ट में आएगा। पी नहीं, सॉरी माफी चाहूँगा, क्यों एस पक्का आना है। द यूज ऑफ द वर्ड लॉ इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज रेदर अनफॉर्चुनेट, इट वुड बी बेटर टू स्पीक, जी सबसे पहले ये आएगा बिकॉज कंपेरेटिव साथ हो जाएंगे, फिर आखिर आएगा आपका आर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट चलते हैं 18 पे। व्हेन द गेम ऑफ लाइफ इज फाइनली ओवर देयर इज नो सेकंड चांस टू करेक्ट अवर एरर्स। पहला ऑप्शन पी क्यू आर आर, एस से स्टार्ट नहीं होगा। टाइम इज द ग्रेटर इक्वलाइजर ऑफ द मैनकाइंड, ओके। टाइम ऑफर्स अपॉर्चुनिटी बट डिमांड्स अ सेंस ऑफ रिगार्ड इट हैज टेकन, सेंटेंस स्टार्ट होगा टाइम से। टाइम इज द ग्रेटर इक्वलाइजर ऑफ ऑल मैनकाइंड। अब देखना है कौन सा स्टार्ट होगा, क्यों सिर्फ एक में है और किसी में है ही नहीं, तो क्यों सही आपका आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। टाइम इज द ग्रेटर इक्वलाइजर ऑफ ऑल मैनकाइंड, इट हैज टेकन अवे द बेस्ट एंड द रस्ट ऑफ अस विदाउट रिगार्ड ऑफ either. टाइम ऑफर्स अपॉर्चुनिटी बट डिमांड्स अ सेंस ऑफ रिगार्ड व्हेन द गेम, यानी कि क्यू एस आर पी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर पे, यह है आपका एक्टिव पैसिव। He saw him conducting the seminar on personality development. सेंटेंस बड़े बड़े देख करके कभी ना घबराएं। मैंने एक्टिव पैसिव आपको शायद पढ़ा हुआ है, मेरी वीडियो पढ़ी हुई है एक्टिव पैसिव, तो जरूर देखिए एक बार। अगर आपने एक बार एक्टिव पैसिव की वीडियो हमारी देख ली तो आपको पता चल जाएगा कि सेंटेंस बड़े बड़े किसे कहते हैं। यस, एडजेक्टिव फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज में यहाँ नहीं समझा सकता, थोड़ा सा बड़ा प्रोसीजर है वो, वरना मैं एक दिन जरूर समझाता आपको। अच्छा, दोबारा वीडियो बनाने का फायदा नहीं जब वीडियो पड़ी हुई है। आप एक बार वीडियो देख लीजिए एक्टिव पैसिव की, आपका सारा संदेह खत्म हो जाएगा एक्टिव पैसिव को लेकर के। ये दो बातें सिर्फ, एडजेक्टिव फ्रेज और प्रपोजिशनल फ्रेज। यहाँ सेंटेंस में सबसे 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 इंपॉर्टेंट काम आपको होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर आपने तीन चीज ढूंढ ली तो आप पैसिव बना सकते हैं, वरना आप दुनिया का क्या, आप तो क्या कोई भी बच्चा सेंटेंस नहीं बना सकता। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यस, ये तीन चीज ढूंढ लीजिए। मुझे तीनों चीज मिल चुकी है, सब्जेक्ट मिल चुका, वो मिल चुकी, ऑब्जेक्ट मिल चुका। सेंटेंस स्टार्ट होगा हिम से, हिम का हो जाएगा ही। साथ में सेकंड फॉर्म तो वॉज वर्ड ढूंढना, प्लस थर्ड फॉर्म वॉज सेकंड फॉर्म, बाहर सेकंड फॉर्म बाहर। अब बचते हैं दो, वॉज वर्ड थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ड थर्ड फॉर्म, फिर बाय। यस, बाय यहाँ पे भी है। ही वॉज सीन बाय मी टू कंडक्ट, ये गलत हो गया प्रोग्राम, कंडक्ट का प्रोसीजर चेंज नहीं होगा, यानी कि हुआ यहाँ से मिस्टेक, तो ये रेस से हो गया बाहर। अब ये रेस से बाहर हो गया, तो यहाँ चलते हैं। ही वॉज सीन कंडक्टिंग द सेमिनार ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यहाँ बाय कहीं नहीं आया है, तो ये भी रेस से बाहर हो गया, यानी कि सारे बाहर हो गया, तो मुझे चलना पड़ेगा सी और डी को दोबारा देखना पड़ेगा। ही सा द सेमिनार ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट बीइंग कंडक्टेड बाय हिम, ये भी तरीका ठीक है। यस, उसने इस पार्ट को ना बना करके इस वाले पार्ट को बना दिया है।
आईएनजी वाले पार्ट को उसने बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लगा के बना दिया। ये भी एक तरीका है। अब ज़रूर नहीं है कि सेकंड फॉर्म वाले को बनाए, जैसे कि ही इज़ टू प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे इस वाले पार्ट को ना बना करके इस वाले पार्ट को बनाते हैं, क्रिकेट इज़ टू बी प्लेड बाय हिम। यस, यानी कि कुल मिला के बाहर करना है रेस से बाहर करना जैसे सीख लिया, उसने टेस्ट बनाना सीख गया। अगर मैं बनाने बैठ जाता तो शायद मैं भी गलती कर जाता, लेकिन यहाँ गलती करने का रोल खत्म हो गया था, क्योंकि यहाँ पर टू के बाद फर्स्ट में लाकर ये रेस से बाहर हुआ। यहाँ पर बाय नहीं आया इसलिए रेस से बाहर हुआ। यहाँ मैंने जल्दी में कर दिया था गड़बड़ी, लेकिन मुझे दिख गया आईएनजी फॉर्म, तो उसने बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लगा करके बाय लगा दिया, सेंटेंस में शामिल हुआ रेस में। और ये यहाँ पे पूरा ही गड़बड़ी कर दी उसने, अपना थर्ड फॉर्म लगाई ना कुछ लगाया। बी नहीं लगा सकते थे क्योंकि आईएनजी फॉर्म थी, तो आप बी नहीं लगा सकते थे, ये तो कन्फर्म है। तो ये रेस से बाहर हुआ आपका। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। रश्मि सेड टू मी वेयर इज द टेलीफोन एक्सचेंज। डब्ल्यू फैमिली से स्टार्ट हुआ तो डब्ल्यू फैमिली से सेंटेंस कनेक्ट होगा, लेकिन तुरंत बाद चाहिए आपको सब्जेक्ट, और इधर मार्का हो जाएगा वॉज बार। ये बात ध्यान रखें आप खूब अच्छे से। रश्मि आस्क मी दैट से जुड़ा सेंटेंस, ये रेस से बाहर हुआ। रश्मि आस्क मी वेयर से जुड़ा वेयर, ठीक है। सब्जेक्ट आ गया, द टेलीफोन एक्सचेंज वॉज आंसर। यस, हवा की तरह लगा दीजिए निशान क्रिस बन करके। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्लोज टेस्ट की बारी आ चुकी है। करप्शन। Corruption is a dash which has been spread in the mind of wrong people of the society, community, and dash. It has the mistreatment of public resources just for getting some dash advantage to fulfill little wish. It is concerned with the unnecessary and wrong use of both power and dash by anyone, whether the government or non-government organization. It affects the growth of and development of the nation in all aspects, like socially, dash, and politically. Corruption is a dash, havoc, poison, पोल्यूटेंट या ग्रास रूट। तो करप्शन इज अ पॉइजन, एक तरह का जहर है करप्शन। क्या है? एक जहर है। विच हैज़ बीन स्प्रेड इन द माइंड ऑफ रॉन्ग पीपल ऑफ द सोसाइटी, कम्युनिटी एंड डैश। समाज में, कम्युनिटी में, और हम सिर्फ अपने देश की ही बात कर सकते हैं, किसी और देश की बात हम लोग नहीं कर सकते। तो कंट्री, ये क्लियर हुआ। इट इज़ द मिसट्रीटमेंट ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज जस्ट फॉर गेटिंग सम डैश एडवांटेज टू फुलफिल लिटिल विश। छोटे मोटे एडवांटेज, फ्रूटफुल, विशफुल, फेवरेट, अनफेयर। तो करप्शन का मतलब होता है गलत काम को करके फ़ायदा उठाना, यानी कि अनफेयर। गलत काम से मिलने वाले फ़ायदों को तो करप्शन का है, तो अगर सही काम से फ़ायदा मिल रहा है तो फिर वो करप्शन किस बात का? तो फ्रूटफुल, विशफुल, फेवरेट तो आपका सही काम के लिए हो गया। अनफेयर एडवांटेज, इट इज़ कंसर्न विद द अननेसेसरी एंड रॉन्ग यूज ऑफ बोथ पावर एंड डैश। अपनी पावर और पोजिशन का इस्तेमाल करते हैं वो लोग, बड़े बड़े लोग। यस, पावर एंड पोजीशन, स्टेटस नहीं, पोजीशन। स्टेटस होता है अमीरों का, अमीर लोग जरूरी के करप्टेड ही हों, लेकिन जिसके पास पावर होगी और पोजीशन भी होगी उसके करप्ट होने के चांसेस काफ़ी हद तक ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि सभी करप्ट होते हैं, लेकिन चांसेस ज़्यादा हैं। वे एनी वन, वेदर द गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इट अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन इन ऑल एस्पेक्ट, लाइक सोशली, डैश एंड पॉलिटिकली। तीन ही तरह से डिपेंड होती है हमारी कंट्री, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। तो इकोनॉमिकली यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका 25 का डी। ये थोड़ा इजी था क्रोट टेस्ट, मुझे लगा मतलब इजी क्रोट टेस्ट, बाकी मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मुझे क्रोट टेस्ट ये बहुत ज़्यादा इजी लगा। चलिए कोई बात नहीं, जैसा भी था आपका था, आपके लिए था, करना भी आप ही को था। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह 8 बजे, और आर्टिकल का चैप्टर 11 बजे आपको मिल जाएगा कल, या फिर कोई और वीडियो में सोच रहा हूँ उसके लिए। शायद मैं कंपल्सन रूल के ऊपर वीडियो बना दूँ, या कुछ भी ऐसा मेरे मन में जो विचार आ रहा है मैं उसको देख लूँगा। यस, फिलहाल आपसे यही कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित हो सकें और आपके लिए वीडियो बना सकें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत प्रोत्साहन देता है, आपका एक कमेंट हमें बहुत प्रोत्साहित करता है। तो लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने मित्रों के साथ में। आप सभी बच्चों के कुछ मित्र होंगे जो अच्छी इंग्लिश चाह रहे होंगे, अब तो आपको पता चल चुका होगा कि हम कैसे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं।
अब तो शायद आपको पूरे समझाने में आसानी हो जाएगी कि अच्छी इंग्लिश और बुरी इंग्लिश में क्या अंतर होता है। तो आप उनको सजेस्ट करें, उनको बताएं कहाँ से क्या मिल रहा है, तो ही आपका ये चैनल, आपका ये परिवार ग्रो करेगा। क्योंकि आप इसको परिवार समझें अपना। अगर आप सच में हमसे प्यार करते हैं तो, जैसे मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप ये मत सोचिए कि आपने वीडियो देखी और आपका काम खत्म। आप इसको अपना परिवार समझें, और इस परिवार के जब मेंबर बन चुके हैं तो आप इसके लिए अच्छे बुरे के लिए भी सोचें। चलिए फिलहाल आपसे लेते हैं विदा। मिलेंगे कल सुबह 8 बजे अगली वीडियो के साथ में, वीडियो नंबर 28। फिलहाल गुड बाय, सी टुमारो, शब खैर, गुड नाइट।